देश में कल से शुरू हो रही हैं घरेलू विमान सेवाएं। महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल में 31 मई तक घरेलू उड़ानें रहेंगी बंद। अन्य राज्यों ने विमानों के जरिए आने वाले यात्रियों के लिए क्वारंटाइन के लिए बताए नियम। अगस्त से पहले अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें सेवाएं फिर से शुरू करने की रहेगी कोशिश। रेलवे अगले 10 दिनों में पहुंचाएगा 36 लाख और श्रमिकों को उनके गंतव्य। अब तक रेलवे ने करीब 46 लाख प्रवासी कामगारों को पहुंचाया उनकी मंजिल तक। वहीं 1 जून से शुरू हो रही रेलवे की 100 जोड़ी ट्रेनों में बुकिंग का काम है जारी। 200 में से 10 ट्रेनों की बुकिंग पूरी। महाचक्रवात अम्फन से प्रभावित पश्चिम बंगाल और ओडिशा में जारी है पुनर्निर्माण का कार्य। एनडीआरएफ की 10 और टीमें पहुंची पश्चिम बंगाल। ओडिशा के सीएम नवीन पटनायक ने राहत और बचाव में मदद के लिए 500 सदस्यों का एक दल पश्चिम बंगाल भेजा। देश भर में कोविड-19 के 51,783 मरीज उपचार के बाद हुए ठीक। रिकवरी रेट बढ़कर हुआ 41%। सक्रिय मामलों की संख्या पहुंची 69,597। 3,720 लोगों की हुई मौत। दुनिया भर में कोरोना संक्रमितों की संख्या 52,88,000 के पार। 3,40,000 से ज्यादा लोगों की मौत। अमेरिका के बाद रूस और ब्राजील में सबसे ज्यादा संक्रमितों की संख्या। और देश में कल मनाई जाएगी ईद। आज होगा रोजे का आखिरी दिन। दिल्ली की जामा मस्जिद के शाही इमाम सैयद अहमद बुखारी ने किया लोगों से सावधानी बरतने और सामाजिक दूरी बनाए रखने का आग्रह। कहा, हाथ मिलाने और गले लगने से करें परहेज। नमस्कार और अब देखते हैं समाचार विस्तार से। विदेशों में फंसे भारतीयों को देश वापस लाने के लिए वंदे भारत मिशन जारी है। वंदे भारत मिशन के तहत कल 500 से अधिक यात्री दुबई से तिरुवनंतपुरम, कोझिकोड और बेंगलुरु लाए गए। नागरिक उड्डयन मंत्री ने कहा कि इस महीने के अंत तक स्वदेश लौटने वालों का आंकड़ा 50,000 तक हो जाएगा। इसके साथ ही कल यानी 25 मई से घरेलू विमान सेवाएं भी शुरू हो रही हैं। हालांकि पश्चिम बंगाल और महाराष्ट्र ने कहा है कि 31 मई तक घरेलू उड़ानें राज्य में बंद रहेंगी। अन्य राज्यों ने विमानों के जरिए आने वाले यात्रियों के लिए क्वारंटाइन के लिए नियम बताए हैं। इसी बीच केंद्रीय मंत्री ने हालात के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें 2-3 महीने में शुरू होने का भी संकेत दिया। खास बात यह है कि सरकार ने अब विदेश में फंसे कुछ श्रेणियों के ओसीआई कार्ड धारकों को देश में आने की अनुमति दे दी है। If the situation eases or improves and we are in a position to make arrangements, so far Vande Bharat has moved very well. I am confident that domestic flights, when they start on Monday, they will also proceed well. But so my answer to that question is, why August, September? Let us at least in this interaction say that we must have a more ambitious goal. Why not start by June middle or end June or July? एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने कल से शुरू हो रही घरेलू उड़ानों से सफर करने वाले यात्रियों के लिए कुछ दिशा निर्देश जारी किए हैं। इसके मुताबिक यात्रियों को उड़ान के वक्त से 2 घंटे पहले हवाई अड्डे पहुंचना होगा। यात्रियों को निजी या वैध वाहन के जरिए हवाई अड्डे पर पहुंचना होगा। फिलहाल वरिष्ठ नागरिक, गर्भवती महिलाएं और बच्चे हवाई सफर से बचें। सभी यात्री मास्क और ग्लव्स पहनें। सिर्फ एक ही हैंडबैग की अनुमति होगी। वहीं इसके साथ ही ट्रॉली का प्रयोग भी प्रतिबंधित रहेगा। और इसी बारे में और बात करने के लिए हमारे साथ कोलकाता से स्नेहशीष सुर जुड़ गए हैं। स्नेहशीष, पूरे देश में जो घरेलू उड़ानें हैं वो कल से शुरू हो रही हैं, लेकिन पश्चिम बंगाल में 31 तारीख तक ये उड़ानें शुरू नहीं होंगी। क्या अहम जानकारी है?
जगह में जैसे शुरू होने के बाद था, वो सही 25 तारीख से कोलकाता में भी घरेलू उड़ान चालू होने का बात था। लेकिन कल मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बताया है कि ये बेहतर होगा कि पश्चिम बंगाल में बाहर से कोई हवाई जहाज इस महीना तक नहीं आए। तो ये उन्होंने बताया है, लेकिन वो क्या रहा है, मतलब क्या स्थिति क्या है, और वो अभी पता चलेगा थोड़ी देर बाद। लेकिन मुख्यमंत्री ने, जैसे कि पश्चिम बंगाल सरकार ने पसंद नहीं कर रहे कि अभी दूसरे जगह के साथ यहाँ पश्चिम बंगाल में ही बाहर से हवाई जहाज आए। तो उन्होंने बताया है कि ये इस महीना तक ये बंद रहे, लेकिन होगा क्या वो उसके बारे में अभी जो जानकारी है वो अभी तक पता नहीं है। लेकिन ये बात सही है कि पश्चिम बंगाल सरकार ने इनकार किया। स्नेश जी, इसके पीछे क्या कारण माना जा रहा है? क्या तैयारी को लेकर भी ये बात हो रही है? क्योंकि जिस तरीके से अम्फन तूफान की वजह से वहां पर काफी नुकसान हुआ है, क्या ये भी उसके पीछे एक कारण हो सकता है या कोई और कारण आपको समझ आ रहे हैं? नहीं, जब तक हम लोग का पता है कि ये अम्फान के कारण की नहीं है, लेकिन हवाई अड्डा तो कोलकाता हवाई अड्डा या बागडोगरा, जैसे कि मुख्यमंत्री ने ये बताया कि जैसे आप जानते हैं कि उत्तरी भाग में जो बागडोगरा है, जो सिलीगुड़ी के पास, वो बागडोगरा में चालू होने से हो भी सकता है, लेकिन कलकत्ता में इस महीना में नहीं होना चाहिए। ये मुख्यमंत्री का बात है। लेकिन इसके कारण यही है कि बाहर से जितने लोग आएंगे वहाँ इन्फेक्शन बढ़ने का, कोविड का इन्फेक्शन बढ़ने का वो जो उम्मीद है, उसी लिए ही मना किया है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया स्नेश जी इस जानकारी के लिए। और फिलिप मैथ्यूज हमारे साथ जुड़ गए हैं। फिलिप, किस तरह से तैयारियां चल रही हैं, क्योंकि घरेलू उड़ानें कल से शुरू हो रही हैं, इसको लेकर किस तरह के इंतजाम किए जा रहे हैं? फिलिप, I can tell you that the Airports Authority of India is going ahead and making arrangements for resumption of flight operations from the 25th. But the state government has made it clear that they are opposed to any resumption of operations. In fact, they would prefer to defer operations till the 1st of next month. And that is where the matters stand at the moment. The state government is likely to hold a high-level meeting today to take a call on the issue. But the aviation authorities say they are waiting for a final word from the Civil Aviation Ministry before deciding to go ahead with the resumption of operations. जी फिलिप, शुक्रिया इस जानकारी के लिए। तो चेन्नई में भी अभी इसकी तैयारियां चल रही हैं और स्टेट गवर्नमेंट क्या इस पर फैसला लेती है उसका इंतजार है। वहीं पश्चिम बंगाल में भी 31 तारीख तक घरेलू उड़ानें बंद रहेंगी, महाराष्ट्र में भी 31 तक नहीं होंगी, लेकिन बाकी देश में कल से जो घरेलू उड़ानें हैं उनको शुरू करने की बात हो रही है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। कोरोना संकट के वक्त में भारतीय रेलवे मानवीयता की मिसाल बन रही है। रेलवे ने अब तक करीब 46 लाख प्रवासी कामगारों को उनके घरों तक पहुंचाया है और अगले 10 दिनों में 36 लाख और श्रमिकों को उनके गंतव्य तक पहुंचाने की योजना है। यही नहीं, 1 जून से शुरू हो रही रेलवे की 100 जोड़ी ट्रेनों में बुकिंग का काम जारी है, तो साथ ही वो पीपीई किट और मास्क बनाने के साथ ही लोगों को भोजन के पैकेट भी दे रहे हैं। देश की लाइफलाइन कही जाने वाली भारतीय रेल कोविड-19 के संकट के दौर में देश सेवा में दिन रात लगी हुई है। एक तरफ वो लॉकडाउन के दौरान घर जा रहे श्रमिकों को उनके गंतव्य तक पहुंचाने में जी जान से लगी है, तो दूसरी ओर 1 जून से यात्री ट्रेनें भी शुरू करने की तैयारी में है, जिसके जरिए आम लोगों की दिक्कतें दूर हो सकें। रेलवे ने 1 मई से अब तक 2600 श्रमिक विशेष ट्रेनों से करीब 36 लाख प्रवासी कामगारों को उनके घरों तक पहुंचाया है। इसके अलावा राज्यों के भीतर भी करीब 10 लाख लोगों को उनके घर पहुंचाया गया। साथ ही अगले 10 दिनों में 36 लाख लोगों को उनके घर पहुंचाने की योजना है। रेलवे का कहना है कि सभी श्रमिकों को घर पहुंचाने तक ये सेवा जारी रहेगी। श्रमिक विशेष ट्रेनें मुख्यतः राज्यों के अनुरोध पर चलाई जा रही हैं, जो लॉकडाउन के दौरान फंसे हुए प्रवासी कामगारों को उनके गृह राज्यों तक भेजना चाहते हैं। रेलवे इन ट्रेनों को चलाने के कुल व्यय का 85% खुद वहन कर रही है और शेष राशि राज्य सरकारें दे रही हैं। स्पेशल ट्रेन चलाने के लिए जो लागत आती है उसका 85%, 85% भारत सरकार वहन कर रही है और केवल 15% लागत राज्य सरकारें किराए के रूप में वहन कर रही हैं।
वहीं रेलवे 1 जून से 100 जोड़ी ट्रेनें चलाने जा रही है। इन ट्रेनों में बुकिंग का काम जारी है और रेलवे इसकी मॉनिटरिंग भी कर रहा है। रेलवे का कहना है कि 200 में से सिर्फ 10 ट्रेनों की बुकिंग भरी हुई है और 190 ट्रेनों में सीटें अभी भी खाली हैं। रेलवे का ये भी कहना है कि जिस रूट के लिए मांग ज्यादा है वहां के लिए और भी ट्रेनें चलाई जाएंगी। 1 जून से 200 और ट्रेनों को चलाने का निर्णय किया है और जिसके लिए कि हमने बुकिंग ऑलरेडी शुरू कर दी है। पता चला कि जो दूसरे श्रमिक भाई हैं या और लोग हैं कुछ ऑनलाइन बुकिंग नहीं कर पा रहे हैं, सो हमने सारे विंडोज खोलने का निर्णय लिया है। एक और रेलवे लोगों की मदद में जुटी है तो वहीं कोविड के खिलाफ जंग में चिकित्सा सहायता भी मुहैया करा रही है। न केवल रेलवे के अस्पतालों को कोविड केयर हॉस्पिटल बनाया गया है तो साथ ही 5000 आइसोलेशन कोच भी रेलवे ने तैयार किए हैं। पीपीई किट और मास्क बनाने के साथ ही लोगों को भोजन के पैकेट भी रेलवे द्वारा मुहैया कराए जा रहे हैं। 5000 कोचेज हमने तैयार किए हैं जिसमें करीब 80,000 बेड हमारे पास अवेलेबल हैं। ये हमने करीब 5000 बेड्स 17 हॉस्पिटल्स हमने पूरा कोविड हॉस्पिटल डिक्लेयर किया है जो रेलवे के हॉस्पिटल हैं। 1,20,000 पीपी हम बना चुके हैं, करीब 4000 डेली हम बना पा रहे हैं। मास्क हमने बहुत बड़े स्केल पे बनाया, सैनिटाइजर्स बनाए, हैंड सैनिटाइजर बनाए, फ्री मील की व्यवस्था करी और 4.7 मिलियन फ्री मील्स अभी तक हमने दी। रेलवे संकट की इस घड़ी में सबके कल्याण के लिए तेजी से कदम उठा रही है और सच्चे अर्थों में देश की जीवन रेखा साबित हो रही है। दिल्ली से अभिषेक सिंह के साथ डीडी न्यूज। टिकटों की कालाबाजारी ना हो इसके लिए भारतीय रेल ने काफी सख्त कदम उठाए हैं, जिसके तहत कुछ लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है। आखिर कैसे टिकटों की कालाबाजारी करने वालों के खिलाफ भारतीय रेल अभियान चला रही है, इस पर हमारे संवाददाता अभिषेक सिंह ने बातचीत की रेलवे सुरक्षा बल के महानिदेशक अरुण कुमार से। 1 जून से जो है वो 100 जोड़ियां यानी 200 ट्रेनें भी चलाने जा रही है भारतीय रेल। लेकिन एक जो बड़ी समस्या आ रही है यात्रियों की ओर से, जो एक दिक्कत आ रही है, उनका ये कहना है कि टिकटों की कालाबाजारी को लेकर, टिकटों की जो कालाबाजारी हो रही है ऑनलाइन जिस तरीके से, उसको लेकर फिलहाल आप लोगों ने क्या कदम उठाया? वो शुरू के 1-2 दिनों के बाद लगने लगा कि कुछ इसमें समस्याएं हो रही हैं और फिर हम लोगों ने चूंकि मॉनिटरिंग करते रहते हैं तो मॉनिटरिंग से ये पता चला कि कुछ लोग ये हैं जो एक ऑटोफिल होता है कि आपने जो है वो सब सारा 6 एक फॉर्म में आपको 6 टिकट्स मिलते हैं, वो सारा का सारा आपने पहले से फीड करके रख लिया, नंबर, मेल आईडी, एड्रेस सब, और जहां वो काउंटर खुला उन्होंने खट से उसको जो है पुश कर दिया। तो कॉमन आदमी जो 8 बजे खुलने के बाद फॉर्म भरेगा और जो पहले से फुल करके और पुश कर रहा है उसको जो है प्रायोरिटी में सारे के सारे टिकट फटाक से जो है वो मिल गए और इन लोगों को जो है वो दिक्कत हुई। तो उसके आधार पर हम लोगों ने जो है वो सबसे पहले रेड किया और उसमें जो है करीब 2 दिनों के अंदर में हम लोगों ने 7 लाख की टिकट इस बीच में जो वो 30 सेट्स ऑफ ट्रेन था उनका हम लोगों ने सीज किया और उसके फॉलोअप में फिर हम लोगों ने एक टीम बनाई और 7 लोगों को जो है वो यहाँ पे दिल्ली में पहाड़गंज एरिया से हम लोगों ने उसको अरेस्ट किया। अभी का जो सिस्टम है इसमें कैप्चा बाईपास नहीं हो पा रहा है क्योंकि वो सिक्योरिटी मेजर ले लिए गए थे, ओटीपी बाईपास नहीं हो रहा है, प्रॉब्लम सिर्फ ऑटोफिल की है। तो उसको भी हम लोगों ने बैठ के IRCTC और उसके साथ जो है वो सिस्टम हम लोग लगा रहे हैं, वो डिले और वो चीज़ें दे रहे हैं ताकि ऑटोफिल को सिस्टम जो है वो पहचान पाए और उसमें जो लोग पुश कर रहे हैं उसको जो है सिस्टम रिजेक्ट करे। सर, जो काउंटर पर जो टिकट जहाँ पे आरक्षण हो रहा है वहाँ भी पिछले समय में भी देखा गया कि वहाँ भी दलालों की काफ़ी संख्या रही है, उसके खिलाफ भी आप लोगों ने अभियान चलाया। फिलहाल उनके लिए कैसे आप लोग क्या कदम उठा रहे हैं कि उस पर रोक लगे? सोशल डिस्टेंसिंग में मुश्किल से 40 या 50 आदमी जो है आ रहे हैं तो उनका पहचानना और उनमें से उन डाउट को पहचानना बहुत ही आसान है, तो अभी तो कोई दिक्कत ये नहीं होगी। कालाबाजारी से दूर रहे और किस तरीके से वो अपना टिकट बुक करवाए, उनके लिए कोई अपील? जैसा मैंने आपको कहा कि हमने अभी जो है 2-3 दिन में 7 लाख के टिकट सीज किए, तो जिन लोगों ने वो टिकट कटाया है उनका पैसा भी वापस नहीं मिलेगा और उनको जो है वो यात्रा भी नहीं कर पाएंगे। तो ऐसे क्राइसिस में जबकि सब लोग फंसे हुए हैं और आप सुरक्षित यात्रा करना चाहते हैं, मैं ये अपील करना चाहूँगा कि जो हमारा जेन्युइन PRS बुकिंग काउंटर है या IRCTC की नॉर्मल साइट है या हमारी जो सर्विस सेंटर है, आप वहीं से टिकट लें। किसी भी टाउट, किसी भी ट्रैवल एजेंट जो ये कहे कि आपको ज़्यादा पैसा लेकर टिकट दे रहा है, उनसे आप टिकट ना लें। जो भी यात्री ट्रेन में सफ़र कर रहे हैं वो कालाबाजारी का बिल्कुल इस्तेमाल ना करें और साथ ही साथ जो भी भारतीय रेल ने टिकट काउंटर बनाए हैं या ऑनलाइन जो सेवा है उसके थ्रू ही वो अपनी टिकट की बुकिंग करवाएं। कैमरामैन विनय तिवारी के साथ अभिषेक सिंह, DD न्यूज़, दिल्ली। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक देश में कोरोना वायरस के सक्रिय मामले बढ़कर 69,597 हो गए हैं। लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि कोरोना संक्रमण का इलाज कराकर
51,783 लोग अस्पताल से छुट्टी पा चुके हैं। वहीं 3,720 लोगों की इस वायरस से मौत हो चुकी है। देश में स्वास्थ्य मंत्रालय के ताजा आंकड़ों के अनुसार महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा मामले सामने आए हैं। आईसीएमआर ने हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन को लेकर कल एक नई सलाह जारी की। अब हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन को कोविड-19 के लिए काम कर रहे लोगों के अलावा अस्पताल के डॉक्टर, कर्मचारी और पुलिस बल के लोग डॉक्टर की सलाह पर ले सकते हैं। कोविड-19 के परीक्षण और वैक्सीन को लेकर आईसीएमआर के वैज्ञानिक डॉक्टर रमन गंगा खेडकर से खास बातचीत की हमारे संवाददाता सुधीर यादव ने। हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन पर आईसीएमआर की एक एडवाइजरी आई है जिसमें आगे कहा गया है कि इसको कुछ और लोगों को भी दिया जा सकता है। इसके अलावा टेस्टिंग को लेकर किस तरीके से आईसीएमआर आगे बढ़ रहा है, इस पर हमारे साथ बात करने के लिए हैं आईसीएमआर के डॉक्टर रमन। का रिकमेंडेशन हम सिर्फ इतना ही बोल रहे हैं कि अभी भी ये सीमित रहेगा हेल्थ केयर वर्कर्स में देने के लिए, क्लोज कॉन्टैक्ट लैब वाले। इसमें सिर्फ एक ऐड किए हैं कि जो लोग फ्रंटलाइन वर्कर्स करके जो सीआईएसएफ के लोग हैं या पुलिस वाले लोग हैं, वो लोगों में भी डॉक्टर ने अगर बोला और डॉक्टर ने जांच की, ईसीजी देख लिया, तो उसके बाद में वो थोड़ी ले सकते हैं। लेकिन हमारी टेस्टिंग जो नंबर्स हैं, फैसिलिटीज़ है, उसको भी बढ़ाया गया, करीब 1 लाख से ज़्यादा हो गया। तो आगे इसको लेकर किस तरीके की रणनीति ली जा रही है? हमें टेस्ट करने की क्षमता बहुत है। अब वो संख्या को लेकर लोग बोलते हैं क्या ये और लोगों को टेस्ट करेंगे? हम जो लोग आ रहे हैं हर एक को टेस्ट कर रहे हैं, किसी को ना तो नहीं बोल रहे हैं। सवाल ये है कि जिस किसी को इस किस्म का शक होगा, कोई लक्षण होगा, तो खुद आगे आए और दवाखाने में जाके खुद की जांच करने की कोशिश करें। चूँकि सिम्टोमेटिक चीज़ें लोगों में ज़्यादा हैं, तो क्या अब कम्युनिटी स्प्रेडिंग को लेकर भी कोई रिसर्च होने जा रही है? क्या टेस्टिंग की प्लानिंग है आगे लेकर? उसके लिए हमने एक नेशनल सर्वे चालू किया है। थोड़ी ही देर में हम उसके भी, जब भी इसके रिपोर्ट्स ख़त्म हो जाएंगे तो उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। लेकिन समाज में कितने लोगों को अपने यहाँ बीमारी लग गई होगी ऑलरेडी, ये देखने के लिए हम नेशनल सीरो सर्वे कर रहे हैं। आखिरी सवाल, और पूरी दुनिया की नज़रें लगी हुई कि वैक्सीन आखिर इसके लिए आए, कोविड-19 के लिए, तो क्या आईसीएमआर की तरफ से इस तरफ कोई कदम बढ़ाया जा रहा है कि वैक्सीन अगर आती है तो क्या समय सीमा हो सकती है? किस तरीके से आईसीएमआर इसको लेकर आगे बढ़ रहा है? एक कंपनी है भारत बायोटेक करके, उस कंपनी के साथ हम हमारी मेक इन इंडिया वैक्सीन, अपने देश में का विषाणु, और वो उस कंपनी के साथ में हम वैक्सीन डेवलप करने की कोशिश कर रहे हैं। 2 कोशिशें तो सिर्फ हमारे आईसीएमआर की हैं, और भी कई ग्रुप्स हैं जो डीबीटी, डीएसटी इसमें काम कर रहे हैं, वो भी कोशिश कर रहे हैं। इनमें से कोई भी सक्सेसफुल हुआ तो देश के लिए ये गर्व की बात होगी। और 2 महीने के लंबे लॉकडाउन ने शहर से लेकर ग्रामीण क्षेत्रों तक बच्चों की जिंदगी को बदल कर रख दिया है। और आज ये बच्चे कहीं अपने परिवार को जोड़ते हुए और उनके साथ पर्यावरण के लिए कार्य कर रहे हैं, तो कहीं ड्राइंग के माध्यम से दे रहे हैं संदेश। यही नहीं, ये बच्चे कई ऐसे पारंपरिक खेलों से रूबरू भी हो रहे हैं जिनका इन्होंने नाम तक नहीं सुना था। दादा दादी ने पहली बार पोते पोतियों के साथ बिताया है लंबा समय। कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए देश भर में लॉकडाउन जारी है। इस दरमियान स्कूल बंद होने से बच्चे, घर के बड़े बुजुर्ग सहित परिवार के लोग घरों में ही रह रहे हैं। भाग दौड़ भरी जिंदगी में लोग जहां दिन भर व्यस्त रहते थे, ऐसे में कई लोग अपने परिवार और बच्चों के बीच वक्त बिता रहे हैं। बच्चों ने लॉकडाउन में योग, मेडिटेशन, चौपड़ पासा का खेल खेलना, ड्राइंग करना, कबाड़ के सामान से पक्षियों के लिए पक्षी घर बनाने सहित गौ सेवा, सूर्य के दर्शन जैसी दिनचर्या को शामिल किया है। हनुमान चालीसा करना सीखा और 64 पासा हमने आज तक नहीं खेला, जो हमारे दादाजी ने हमें सिखाया। और रोजाना सुबह होकर नित्य हमने योगा करा
मेरी मम्मी की मदद से मैंने कुछ सिलाई करना सीखा, जैसे चंगा को। मैंने लॉकडाउन में अनेक प्रकार के चित्र बनाए जिसमें अनेक कलर भरे, जिससे मेरे को कलरों का ज्ञान होता है। परिवार वाले भी मानते हैं कि लॉकडाउन में बच्चों के साथ पहली बार क्वालिटी टाइम बिताने और आपसी रिश्ते मजबूत करने का समय मिला है। घर के बड़े बुजुर्गों ने खेल खेल में कई गतिविधियों से जोड़कर पारंपरिक खेलों, धर्म, योग, संस्कार की शिक्षा दी है। लॉकडाउन के दौरान रामायण, महाभारत जैसे सीरियल्स सभी सदस्यों ने साथ होकर देखा है, जिससे संस्कारों में भी बदलाव आया है। सुबह के समय बच्चों को योग करवाना, उसके बाद में नहाने के बाद में सब बच्चों को हनुमान चालीसा का पाठ करवाना। दिन में बच्चे पढ़ाई करते थे, पढ़ाई करने के बाद में शाम के समय इनको चौपट खिलवाना। समय बच्चों के हिसाब से मेरा पास हो गया। जाहिर सी बात है कि एक तरफ जहां कोरोना महामारी की इस संकट की घड़ी में बहुत कुछ बदला है, वहीं घरों पर रहने के दौरान लोगों ने हालात के साथ जीने में भी काफी कुछ सीखा है। समाज लोगों से बनता है और लोगों में संस्कार घर के बड़े बुजुर्गों से ही आता है। ऐसे में इस ग्राउंड रिपोर्ट के जरिए आप समझ सकते हैं कि एक बेहतर परिवार और बेहतर समाज के निर्माण में अपनों के साथ वक्त बिताना कितना अहम है। राजस्थान के टोंक से रवीश टेलर की रिपोर्ट, जीडी न्यूज। और दुनिया भर में कोरोना वायरस का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा है। जॉन हॉकिंस यूनिवर्सिटी के मुताबिक वैश्विक स्तर पर संक्रमितों की संख्या 52,88,392 तक पहुंच गई है। इस वायरस से मरने वालों का आंकड़ा 3,40,000 को पार कर गया है। कोरोना से सबसे अधिक प्रभावित अमेरिका में संक्रमितों का कुल आंकड़ा 16,21,658 तक पहुंच गया है और इस महामारी की चपेट में आने से यहां अब तक 97,000 से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है। कोरोना वायरस की मार झेल रहे चिली के हजारों भूखे लोगों को कल खाने के पैकेट बांटे गए। सेना समर्थित काउंसिल के कार्यकर्ताओं ने सैंटियागो में 2.5 लाख फूड पैकेट बांटे। स्थानीय मीडिया के मुताबिक ये खाद्य सामग्री देश की सबसे कमजोर आबादी और मध्यम वर्ग के 70% लोगों तक सीधे पहुंचेगी। महाचक्रवात अम्फन से प्रभावित पश्चिम बंगाल और ओडिशा में पुनर्निर्माण का कार्य जारी है। पश्चिम बंगाल में तूफान अम्फन के बाद मची तबाही को देखते हुए केंद्र की ओर से एनडीआरएफ की 10 अतिरिक्त टीमें पश्चिम बंगाल पहुंच गई हैं। दरअसल पश्चिम बंगाल सरकार की ओर से 10 अतिरिक्त एनडीआरएफ टीम भेजने के लिए केंद्र से अपील की गई थी। पहले ही राज्य में 26 एनडीआरएफ की टीम राहत और बचाव कार्य में लगी हुई हैं। तूफान के कारण राज्य के 6 जिलों में राहत और पुनर्वास कार्य चल रहा है। उधर ओडिशा के सीएम नवीन पटनायक ने राहत और बचाव में मदद के लिए 500 सदस्यों का एक दल पश्चिम बंगाल भेजा है। दिल्ली समेत देश के अलग अलग हिस्सों में सोमवार को ईद मनाई जाएगी और आज आखिरी रोजा होगा। दिल्ली की जामा मस्जिद के शाही इमाम सैयद अहमद बुखारी ने लोगों से नमाज अदा करने के लिए मस्जिदों में नहीं आने की अपील की है। उन्होंने कहा कि लोगों को कोविड-19 महामारी को देखते हुए नमाज घर पर ही पढ़नी चाहिए। अन्य कई उलेमाओं ने भी नमाज घर पर ही पढ़ने की अपील की है। शाही इमाम ने लोगों से एहतियाती उपाय बरतने और सुरक्षित दूरी बनाए रखने के नियमों का पालन करने को कहा है। उन्होंने कहा कि लोगों को हाथ मिलाने और गले मिलने से बचना चाहिए। ईद उल फितर 25 मई 2020 ईद के रोज इंशाअल्लाह होगी। कोरोना वायरस संकट ने काफी कुछ बदल कर रख दिया है और शायद ये पहला मौका है जब ईद की नमाज मस्जिद और ईदगाह की बजाय घरों से अदा की जाएगी। लेकिन ऐसा करना मजबूरी है क्योंकि ईश्वर ने इंसानी जान को काफी अहमियत दी है और हर हाल में उसकी सुरक्षा करने की जिम्मेदारी इंसानों पर ही है। काफी कुछ बदल कर रख दिया है और शायद ये पहला मौका है जब ईद की नमाज मस्जिद और ईदगाह के बजाय घरों में अदा की जाएगी। दारुल देवबंद से लेकर दारुल नदवतुल उलमा लखनऊ, जमीयत उलमाए हिंद से लेकर इमारत शरिया और कई मुस्लिम धर्मगुरुओं ने लोगों से अपील की है कि नमाज घरों पर ही अदा करें। साथ ही लोगों से ये भी अपील की गई है कि बाजारों में भीड़ भाड़ न लगाएं
क्योंकि जरा सी लापरवाही भी बहुत ही खतरनाक हो सकती है। उलमा ने लोगों से अपील की है कि लॉकडाउन के नियमों का पूरी तरह से पालन करें और सोशल डिस्टेंसिंग का भी ख्याल रखें और ईद की नमाज घरों में ही अदा करें। ईद उल फितर के मौके पर भी घर में सुबह ईद की तैयारी करें, कुछ मीठी चीज खाएं और तकबीर पढ़ के अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। इसके बाद 4 रकात नमाज नफिल चाश्त पढ़ लें। 4 रकातें जैसे जोहर की पढ़ी जाती हैं इसी तरह पर पढ़ लें और नियत करें नमाज नफिल चाश्त, ये मुस्तहब है, और इसके बाद अल्लाह ताला से दुआ करें। जिस तरह अब तक मस्जिदों और दूसरे स्थानों पर शर्तों के साथ नमाज जुमा अदा की जाती रही है, उसी तरह ईद की नमाज भी अदा की जाएगी, क्योंकि ईद के लिए भी वही शर्तें हैं जो जुमे के लिए हैं। इसलिए पूरी कोशिश की जाए कि इस्लामी निर्देश और सरकार की तरफ से जारी की गई गाइडलाइंस का पूरी तरह से पालन करें और अमन खुशहाली के साथ साथ कोरोना वायरस से निजात के लिए भी दुआ मांगें। ईद उल फितर की नमाज ख़ास तौर पर मुसलमानों के लिए एक बड़ी नेमत है। ये इस्लाम का शार है, अलामत है, ये हिदायत है ईमान वालों के लिए, बरकत है, रहमत है। ईद की सुबह ईमान वालों के गुनाहों की बख्शिश होती है, मग़फ़रत होती है। सऊदी अरब के मुफ्ती आज़म और सऊदी अरब के वैज्ञानिक व अनुसंधान परिषद के प्रमुख शेख अब्दुल अजीज अल शेख ने कहा है कि असामान्य परिस्थितियों और वर्तमान वैश्विक महामारी में ईद की नमाज घर पर अदा की जाए और ऐसे हालात में घरों पर ही ईद की नमाज अदा करनी चाहिए। जो लोग किसी कारणवश ईद की जमात में कहीं भी भाग न ले सकें तो सिर्फ उनके लिए बेहतर है कि वो 2 रकत या 4 रकत चाश्त की नफिल नमाज अतिरिक्त तकबीरों के बिना अलग अलग पढ़ लें और रमजानुल मुबारक व रोजे की नेमत पर अल्लाह का शुक्र अदा करें। उम्मीद है आप सबके रोजे बहुत अच्छे से गुजरे होंगे, फैमिली के साथ सुकून से गुजरे होंगे। अब वक्त आया है ईद का, जो रब की तरफ से गिफ्ट रहती है। लॉकडाउन का जमाना है, कोरोना वायरस का जमाना है, भीड़ इकट्ठा करने को मना किया गया है, तो आप ईद की नमाज घर में पढ़ सकते हैं। ये बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सर्कमस्टांसेस है इस वजह से, लेकिन आप ईद की नमाज ना छोड़ें और घर में पढ़ें। ईद के दिन खुशी का इजहार जरूर करें, लेकिन ईद साधारण तरीके से ही मनाएं। दोस्तों, सहयोगियों और संबंधियों से मिलने में स्वास्थ्य संबंधी दिशा निर्देशों का पूरी तरह से ख्याल रखें। कोरोना महामारी के बीच अपनी जान की हिफाजत के साथ साथ दूसरे लोगों की जानों की हिफाजत की जिम्मेदारी भी बनती है। इसलिए इस बार ईद पर जिम्मेदारी और भी बढ़ गई है और इसका लिहाज करके ही ईद की खुशियां बांटी जा सकती हैं। मसरूर फैजी की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।